हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब भाई दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स और दोस्तों चैप्टर स्टार्ट हो रहा है 8। तो आइए दोस्तों डाल लेते हैं 8वां चैप्टर। चैप्टर नंबर 8 है दोस्तों, क्या है? वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगों में कौन कौन से इनके गुण पाए जाते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे दोस्तों। हेडिंग डालेंगे फ्रेंड्स, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इनमें किस तरीके से हम लोग इनको डिफाइन करते हैं फ्रेंड्स। तो जब किसी वैद्युत परिपथ में, दोस्तों सबसे पहले इनका चित्र बनाकर समझ लेते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे किस तरीके से चलती हैं, इनका किस तरीके से गमन होता है दोस्तों। तो इस तरीके से एक डायरेक्शन बना लेते हैं, इस तरीके से। ये वाला पॉइंट दोस्तों इनका एक्स अक्ष होता है, ये वाला वाई अक्ष है और ये वाला जेड अक्ष है दोस्तों, इस तरीके से। और ये इस तरीके से निकला होता है, ये इसके लंबवत होता है और ये इसके लंबवत होता है, इस तरीके से। ये जेड अक्ष है, ये इस तरीके से आता है। तो दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पर ये एक्स अक्ष है और ये वाला वाई अक्ष है। अब यहाँ से चुंबकीय तरंगें किस तरीके से निकलती हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से चलती हैं दोस्तों, ये इस तरीके से इनका डायरेक्शन होता है दोस्तों। अब ये इसी के विपरीत इस तरीके से आती हैं, यहाँ से इस तरीके से मिलती हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इनका किस तरीके से गमन होता है, किस तरीके से ये चलती हैं। तो ये इधर की ओर चलती हैं दोस्तों, इस तरीके से। अब इसी के ये चलती हैं लंबवत, इस तरीके से यहाँ से दोस्तों निकलेंगी। तो इस तरीके से ये निकलेंगी, नीचे की ओर लंबवत हो जाएंगी। ये इनका डायरेक्शन होता है फ्रेंड्स, नीचे की ओर। अब ये ऊपर की ओर डायरेक्शन इस तरीके से बनाती हैं। उसके बाद दोस्तों ये फिर से इस तरीके से डायरेक्शन बनाती हैं। ये वैद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण होता है फ्रेंड्स। ये इस तरीके से वक्रित होती हैं, एक दूसरे के लंबवत चलती हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों, ये जो ब्लैक वाला पॉइंट है, ब्लैक वाले पॉइंट को मान लेते हैं कि ये इसका वैद्युत क्षेत्र है। तो दोस्तों वैद्युत क्षेत्र को लिखेंगे ई नॉट से, ये इसका वैद्युत क्षेत्र है। और दोस्तों ये लिखेंगे बी से, बी नॉट से, ये इनका चुंबकीय क्षेत्र है। अब यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं, ऊपर आ गया है दोस्तों रेड वाला, तो ये यहाँ पर हो गया इसका चुंबकीय क्षेत्र। और दोस्तों ये यहाँ पर आ गया इसका वैद्युत क्षेत्र। उसका दोस्तों ये फिर से बन गया यहाँ पर इसका चुंबकीय क्षेत्र, और ये फिर से ऊपर आ गया इसका वैद्युत क्षेत्र। तो दोस्तों इस तरीके का इनका डायरेक्शन होता है। ये होता है दोस्तों क्या, संचरण की दिशा है। क्या लिखेंगे, संचरण की दिशा है। दोस्तों इस तरीके से वैद्युत चुंबकीय तरंगें चलती हैं, गमन करती हैं, ये उनके संचरण की दिशा है। ये वाला जो ऊपर वाला पॉइंट दोस्तों, ये है वैद्युत क्षेत्र का। यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। और दोस्तों ये वाला जो डायरेक्शन है, ये है चुंबकीय क्षेत्र का। तो यहाँ पर लिख देंगे चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। तो दोस्तों इस तरीके से इसे चुंबकीय क्षेत्र से निरूपित करेंगे और ऊपर वाले को वैद्युत क्षेत्र से निरूपित करेंगे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें किस तरीके की होती हैं, इनके कौन कौन से गुण होते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं। जब किसी, दोस्तों ये परिपथ है, लिखेंगे जब किसी वैद्युत परिपथ में, जब किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा, वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा बहुत अधिक आवृत्ति से, बहुत अधिक आवृत्ति से बहुत अधिक आवृत्ति से बदलती है,
बहुत अधिक आवृत्ति से बदलती है। तो परिपथ में ऊर्जा बहुत अत्यधिक रूप से बदलती है। तो परिपथ में ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर को फैलने लगती हैं। चारों ओर को फैलने लगती हैं। इन तरंगों को वैद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। इन तरंगों को वैद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। इन तरंगों को वैद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। अब आइए दोस्तों इनके गुण लिख लेते हैं कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के कौन कौन से गुण होते हैं, इनके कौन कौन से दोस्तों क्वालिटियां होती हैं। तो हेडिंग डाल लेंगे गुण, और दोस्तों इसमें लिखेंगे नंबर 1। तो आइए देख लेते हैं कि इनके कौन कौन से गुण होते हैं। तो दोस्तों क्या है, ये तरंगें प्रकाश की भांति परावर्तित तथा अपवर्तित होती हैं। ये तरंगें प्रकाश की भांति परावर्तित तथा अपवर्तित होती हैं। परावर्तित तथा अपवर्तित होती हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों, इनकी ऊर्जा वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में विभाजित हो जाती है। इनकी ऊर्जा वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में विभाजित हो जाती है। अगला पॉइंट दोस्तों देख लेते हैं। ये तरंगें त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं। त्वरित आवेशित कणों के द्वारा उत्पन्न होती हैं। अगला पॉइंट दोस्तों देख लेते हैं। इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों ये जो है ये क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंगें और उनके गुण। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका अगला टॉपिक क्या होता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं प्रकाश स्पेक्ट्रम या वैद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम। वैद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगों का किस तरह का एक स्पेक्ट्रम बना होता है, किस तरीके से ये कार्य करता है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगें प्रकाश के एक पुंज के समान सूर्य से प्राप्त होती हैं।
तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से ये कार्य करती हैं। जैसे मान लेते हैं ये यहाँ पर एक सूर्य है इस तरीके का, ये दोस्तों क्या है, सन है। अब ये क्या कर रहा है दोस्तों, चारों तरफ इस तरीके से किरणें बिखेर रहा है, इस तरीके से ये निकल रही हैं दोस्तों, इससे छोटी छोटी किरणें, ऐसे ये सूर्य है दोस्तों तो इससे छोटी छोटी किरणें निकल रही हैं। ये इस तरीके से दोस्तों प्राप्त होता है, ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में आती है चुंबकी। ये दोस्तों है वैद्युत चुंबकीय तरंग, वैद्युत चुंबकीय तरंग। तो दोस्तों इनका जो स्पेक्ट्रम होता है वो किस तरीके से प्राप्त होता है फ्रेंड्स, तो इस तरीके का एक स्पेक्ट्रम बना होता है। इस तरीके का दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है इसे हम लोग मान लेते हैं मीडियन का पॉइंट है। दोस्तों जो सबसे अधिक आवर्ती की तरंगे होती हैं, जो सबसे अधिक आवर्ती की तरंगे होती हैं उन तरंगों को बोलते हैं गामा किरणें। क्या बोलते हैं दोस्तों, गामा किरणें। तो गामा किरणें दोस्तों जो होती हैं वो सबसे अधिक आवर्ती की तरंगे होती हैं। उसके बाद दोस्तों जो दूसरे नंबर की होती हैं वो होती हैं एक्स किरणें। उसके बाद दोस्तों जो नंबर आता है वो होती हैं यूवी किरणें, यूवी किरणें यानी अल्ट्रा वायलेट किरणें। उसके बाद दोस्तों ये जो होता है ये होता है विजुअल रेज यानी दृश्य प्रकाश, VR होता है दोस्तों, इसे बोलते हैं दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश होता है दोस्तों। उसके बाद में जो निकलती हैं वो होती हैं इंफ्रारेड यानी अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें। उसके बाद दोस्तों जो होती हैं वो होती हैं माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म तरंगे। उसके बाद दोस्तों जो डायरेक्शन होता है सबसे अंत का डायरेक्शन होता है वो होती हैं रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे। अब दोस्तों ये निकलती कैसे हैं, तो आइए इस बात का अध्ययन कर लेते हैं। जैसे दोस्तों ये कोई एक स्रोत है और इस तरीके से इसका ये डायरेक्शन होता है, तो जो इस तरीके से यहाँ से जो किरणें निकलती हैं इस तरीके से निकलती हैं, इनकी आवृत्ति बहुत अधिक होती है, इस तरीके से चलती हैं और धीरे धीरे इनकी आवृत्ति बीच में ऐसे कम होती जाती है, तो इनके बीच की तरंग दैर्ध्य ऐसे ऐसे बढ़ती जाती है धीरे धीरे। तो दोस्तों जहाँ पर इनकी आवृत्ति कम होती है वहाँ पर ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों जो ये किरणें होती हैं ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट होता है गामा का, यानी इनकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों आवृत्ति से अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे आवृत्ति, तो आवृत्ति दोस्तों यहाँ पर क्या है, इंक्रीज हो रहा है, आगे बढ़ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो तरंग दैर्ध्य दोस्तों क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी जिनकी आवृत्ति अधिक है उनकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है। अब दोस्तों इस साइड आ जाते हैं रेडियो वेव की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं तरंग दैर्ध्य, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तरंग दैर्ध्य क्या है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो दोस्तों आवृत्ति कैसी हो जाएगी, तो आवृत्ति दोस्तों क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। यदि दोस्तों कहने का मतलब क्या है, यदि तरंग दैर्ध्य अधिक होगी तो आवृत्ति कम होगी, यदि आवृत्ति अधिक होगी तो तरंग दैर्ध्य कम होगी। दोस्तों ये जो विजुअल रेज है, दृश्य प्रकाश, इसकी आवृत्ति कितनी होती है, तो ये देख लेते हैं दोस्तों। ये जो तरंग दैर्ध्य है ये होती है दोस्तों 3500 से लेकर 3500 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7500 एंगस्ट्रॉम के मध्य। तो ये दोस्तों इनकी लिम्डा होती है, क्या होती है दोस्तों, ये लिम्डा यानी कि तरंग दैर्ध्य होती है किसकी, दृश्य प्रकाश की, विजुअल रेज की। और दोस्तों विजुअल रेज तो आप लोग जानते हैं ये कितने भागों में बटा होता है, ये 7 भागों में बटा होता है। तो आइए यहीं पर कहीं पर देख लेते हैं कि 7 भागों में किस तरीके से जो दृश्य प्रकाश होता है दोस्तों किस तरीके से 7 भागों में विबग्योर के रूप में बटा होता है। यहाँ पर दोस्तों ये पैटर्न बनता है एक, क्या होता है, विबग्योर। क्या होता है दोस्तों, विबग्योर। तो ये दोस्तों जो एक इंद्रधनुषी कलर होता है जिसे विबग्योर से नाम से हम लोग जानते हैं, ये किसमें होता है, ये होता है दृश्य प्रकाश में यानी विजुअल रेज में। अब दोस्तों यदि इनकी हम लोग ऊर्जा की बात करें तो इसमें कितनी ऊर्जा होती है दोस्तों, तो इसकी ऊर्जा होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, दोस्तों कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लगभग 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। दोस्तों वहीं अल्ट्रा वायलेट जो किरणें होती हैं इनकी कितनी होती है, तो इसकी होती है दोस्तों लगभग 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोस्तों कितनी होती है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोस्तों ये कितना होता है, ये होता है लगभग 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोस्तों ये कितना होता है दोस्तों, ये होता है लगभग 10⁻6 यानी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इतना होता है दोस्तों मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब आई दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट है दोस्तों, मेगा हटा देंगे तब ये इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। दोस्तों यहीं पर आ जाते हैं सूक्ष्म तरंगों की तरफ। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है दोस्तों, जो सूक्ष्म तरंगें होती हैं उनकी ऊर्जा क्या होती है, तो उसकी ऊर्जा होती है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोस्तों इसकी जब बना देते हैं तो कितना हो जाता है, 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोस्तों ये वाला जब निकालते हैं तो आ जाता है 10⁻³
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और दोस्तों ये हो जाता है 10⁻³ से 10⁻⁶, और ये हो जाता है 10⁻⁶ से 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोस्तों ये क्या होता है, ये होता है ऊर्जा का स्तर। क्या होता है दोस्तों, ये होता है ऊर्जा स्तर। तो इस तरीके से वैद्युत चुंबकीय तरंगों का एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है दोस्तों। इसे याद करने की एक एकदम से आसान से ट्रिक है दोस्तों। क्या होता है, गामा किरणें क्या होती हैं, गामा किरणों की आवृत्ति सबसे अधिक और रेडियो किरणों की आवृत्ति सबसे कम होती है। गामा किरणों की दोस्तों क्या है, तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है और रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है दोस्तों। उसके बाद में जब एक्स किरणें लिखेंगे तो एक्स किरणें जो है वो गामा किरणों से कम इनकी दोस्तों आवृत्ति होती है और गामा किरणों की तुलना में इनकी तरंग दैर्ध्य बढ़ जाती है। अब दोस्तों तरंग दैर्ध्य की बात कर लेते हैं। तो तरंग दैर्ध्य क्या होता है फ्रेंड्स, तो तरंग दैर्ध्य जो ये दोस्तों इस तरीके से दिया गया है, जब यहाँ पर होता है तो इसे श्रृंग बोलते हैं, और जब ये नीचे आती है तरंग तो इसे गर्त बोलते हैं। तो दोस्तों दो श्रृंगों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। जैसे दोस्तों देख लेते हैं, एक ये श्रृंग है यहाँ से और एक ये श्रृंग है यहाँ से, तो इनके जो बीच की दोनों की दूरी होगी फ्रेंड्स, वो दूरी कहलाती है तरंग दैर्ध्य, यानी कि वो लेमडा कहलाती है, इनके दोनों बीच की दूरी। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग इनकी आवर्ती ज्ञात करते हैं और इनकी तरंग दैर्ध्य का मान निकालते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका अगला टॉपिक। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं दूसरा टॉपिक क्या है फ्रेंड। दूसरा टॉपिक है मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। तो आइए दोस्तों हेडिंग डाल लेते हैं, मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या होता है फ्रेंड्स, किस तरीके से मैक्सवेल ने वैद्युत चुंबकीय तरंगों को डिफाइन किया है, किस तरीके से उन्हें परिभाषित किया है। जब किसी वैद्युत परिपथ में जब किसी वैद्युत परिपथ में उच्च आवृत्ति के दोलन होते हैं अथवा जब कोई कण त्वरित गति करता है तो ऊर्जा तरंगों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं मैक्सवेल ने किस तरीके से अपने समीकरण दिए हैं। तो लिखेंगे दोस्तों मैक्सवेल के समीकरण मैक्सवेल ने वैद्युत चुंबकीय तरंगों के संदर्भ में चार समीकरण दिए हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं पहला समीकरण क्या है। तो लिखेंगे मैक्सवेल का पहला समीकरण, प्रथम समीकरण दोस्तों देख लेते हैं। मैक्सवेल ने गाउस के नियम को अपने समीकरण में क्या कहा दोस्तों, किसी बंद पृष्ठ से
गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स पृष्ठ पर उपस्थित, पृष्ठ पर उपस्थित, पृष्ठ पर उपस्थित आवेश के, आवेश के, आवेश की 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। तो ये दोस्तों देख लेते हैं फ्लक्स क्या गुजर रहा है। माना पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र E है तथा पृष्ठ का क्षेत्रफल, तथा पृष्ठ का क्षेत्रफल A है, तथा पृष्ठ का क्षेत्रफल A है। तो दोस्तों क्या बन जाएगा, रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन E वेक्टर इंटू DA वेक्टर इक्वल टू Q/ε0। दोस्तों ये जो बन जाएगा, ये बन जाएगा मैक्सवेल का प्रथम समीकरण। लिख लेते हैं दोस्तों, मैक्सवेल का प्रथम समीकरण, मैक्सवेल का प्रथम समीकरण। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण। तो हेडिंग डाल देंगे दोस्तों, द्वितीय समीकरण, द्वितीय समीकरण। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं द्वितीय समीकरण में क्या है, मैक्सवेल ने क्या बताया है। मैक्सवेल ने मैक्सवेल ने एम्पियर के, एम्पियर के परिपथीय नियम को, परिपथीय नियम को, एम्पियर ने एम्पियर के परिपथीय नियम को, परिपथीय नियम को अपने समीकरण में, अपने दूसरे समीकरण में, अपने दूसरे समीकरण में क्या दोस्तों किया है, आइए देख लेते हैं। किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र, गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र उस पृष्ठ पर, उस पृष्ठ पर सदैव शून्य होता है, सदैव शून्य होता है, उस पृष्ठ पर सदैव शून्य होता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस पृष्ठ पर सदैव शून्य होता है। तो रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन दोस्तों, जहां पर E था वहां पर B आ जाएगा, तो B वेक्टर इंटू DA वेक्टर, बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं, ये बराबर हो जाएगा 0 के। तो लिख देंगे दोस्तों ये मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण, मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण। तो ये दोस्तों दिया गया है, ये है मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण। अब आज दोस्तों हेडिंग डाल लेते हैं तृतीय समीकरण। तृतीय समीकरण, तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि तृतीय समीकरण में क्या बताया है मैक्सवेल ने। बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये मैक्सवेल के तीनों समीकरण। तो आइए एक एक करके दोस्तों हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं मैक्सवेल के तृतीय समीकरण में क्या है। मैक्सवेल के अनुसार, मैक्सवेल के अनुसार किसी कुंडली पर, किसी कुंडली पर परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, परिवर्तीय चुंबकीय क्षेत्र, परिवर्तीय चुंबकीय फ्लक्स,
परिवर्तीय चुंबकीय फ्लक्स एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से फार्मूला था फैराडे का नियम का दोस्तों। तो अब किस में रखते हैं, फैराडे के नियम में, फैराडे के नियम से। तो दोस्तों फैराडे का नियम क्या था, ई बराबर माइनस का दोस्तों एन के लिए यहाँ पर एक रख लेते हैं, तो माइनस d∅b अपॉन में dt। दोस्तों ये परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स है और यहाँ पर दोस्तों परिवर्तित समय है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं ई को क्या बदला गया है। तो दोस्तों ई को क्या लिखा जा सकता है, तो फ्रेंड्स ई को लिख सकते हैं हम लोग ई बराबर रेखीय समाकलन ई dl। दोस्तों ये हम लोग लिख सकते हैं ई के बराबर में, क्या हम लिख सकते हैं ई के बराबर में, तो ई के बराबर में दोस्तों आ जाएगा, अब यहाँ पर रखेंगे ई की जगह, तो क्या आ जाएगा दोस्तों रेखीय समाकलन ई डॉट dl डॉट इक्वल टू माइनस d∅b अपॉन में dt। तो ये दोस्तों जो दिया गया है ये क्या है, मैक्सवेल का तृतीय समीकरण लिखेंगे दोस्तों, मैक्सवेल का तृतीय समीकरण, मैक्सवेल का तृतीय समीकरण। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं मैक्सवेल का चौथा समीकरण। दोस्तों डाल लेते हैं चतुर्थ समीकरण, चतुर्थ समीकरण। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण क्या है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, मैक्सवेल ने एम्पियर की तरह, मैक्सवेल ने एम्पियर के नियम को पुनः प्रतिपादित किया, पुनः प्रतिपादित किया। दोस्तों मैक्सवेल ने क्या किया, एम्पियर के नियम को पुनः प्रतिपादित किया। किस तरीके से प्रतिपादित किया, आइए देख लेते हैं दोस्तों। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, गुजरने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, धाराओं का बीजगणितीय योग निर्वात की चुंबकशीलता के गुणनफल को चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कहते हैं, रेखीय समाकलन कहते हैं।